सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा चीजों को नोट करने का, क्योंकि यहाँ पे जो है जितना भी चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग होगा। उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो प्लीज इसमें मैं ये भी चीज करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके चीजों को क्लियर आउट करूंगी, इसलिए चीजों को आपको नोट करना है एंड उसका रिवीजन करना है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें बनाई थी। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल ने 1772 में जो है प्रत्येक जिलों में जो है 2 अदालतें बनाई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने, या फिर ऑप्शन बी रिचर्ड वेलेस्ली ने, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसने 2 अदालतें बनाई थी। 2 अदालतें कौन कौन सी अदालतें बनाई थी तो इसे हम देखेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसने जो है यहाँ पे कह रहा है कि इसने 2 अदालतें बनाई थी। 2 अदालतें बनाई थी। तो वो 2 अदालतें कौन कौन सी थी और उसका क्या काम था। तो पहला आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत। और दूसरा कौन सा अदालत था गाइस, दूसरा था दीवानी अदालत। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फौजदारी अदालत की बात करूँ तो ये क्या था, फौजदारी अदालत जो थी ना, ये अपराधों की सुनवाई के लिए थी। ठीक है। फौजदारी अदालत जो थी ये अपराधों के सुनवाई के लिए थी। अपराधों के सुनवाई के लिए फौजदारी अदालत। और ये जो दीवानी अदालत थी ना गाइस, ये इसका क्या था, तो दीवानी अदालत जो थी ये थी नागरिक नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए। ठीक है ना। ये जो थी नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए। नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे से बताऊं, जैसे फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि जैसे ये जो हो गया आपका, जैसे नागरिक मामलों की जो हो गया, यानी कि अपराधों से रिलेटेड जितना भी होता है, अपराध से रिलेटेड जो भी मामला होगा वो फौजदारी अदालत था। यानी कि और जो दीवानी अदालत था जैसे नागरिक मामलों की सुनवाई के लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो दीवानी अदालत है इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई जमीन का विवाद हो गया, तो इसके लिए दीवानी अदालत थी। ठीक है ना, जमीन के विवाद के लिए। ठीक है। इसके लिए दीवानी अदालत थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे विवाह हो गया, कर वसूली हो गया, ये सब दीवानी मामले थे। ठीक है ना, दीवानी अदालत के मामले थे। विवाह से संबंधित कोई ये है, या फिर कर वसूली हो गया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग की बात करूँ, तो वॉरेन हेस्टिंग आपको याद रखना है कि इसने जो है ये मामले को जो लागू किया था, जो 2 अदालतें बनवाई थी, इसने कब बनवाई थी तो याद रखिएगा इसने 1772 में। ठीक है ना, 1772 में, जो कि यहाँ पे आपको डेट भी दिया हुआ है। ठीक है ना, कि 1772 में जो है इसने जो है प्रत्येक जिले में 2 अदालतें बनाई थी। तो 1772 में 2 अदालतें बनाई थी। यह मैं इससे सिंपल भाषा में, इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 अदालतें बनाई थी। कब बनाई थी, ये सबसे पहला पॉइंट में आप देख लीजिएगा, 1772। ठीक है ना, ये आपको देख लेना। इसके अलावा अगर मैं वॉरेन हेस्टिंग की बात करूँ तो इसकी मैं शासनकाल की बात करती हूँ कि इसका जो शासन था, इसने शासन कब से कब तक किया था। तो इसका शासन था 1772 से लेकर के 1785 तक इसने शासन किया था। ठीक है, 1772 से 1785 तक। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। जो है वॉरेन हेस्टिंग, आपको याद रखना है कि
बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसने जो है ये वॉरेन हेस्टिंग ने जो है कलकत्ता में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो इसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है 1781 में की थी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि इसने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, ठीक है। स्थापना की। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की, 1923 में चित्तरंजन दास ने की थी, या फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ आपको याद रखना है कि 1905 में जो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है किसकी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और वो भी 1905 में, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको याद रखना है, सर्वेंट्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा 1923 में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है किसकी की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करूं, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की थी गाइस, तो स्थान की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कोलकाता में की थी। स्थान आपको याद रखना कहाँ था, कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है कांग्रेस का जो त्रिपुरा अधिवेशन था ना, त्रिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी से क्या हो गया था, मतभेद हो गया था, ठीक है ना। इसी कारण इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना करने का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, यानी कि कारण क्या था इसका, तो इसका कारण था कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरा अधिवेशन अधिवेशन, ठीक है। जो कि ये त्रिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 में, 1939 में ये जो है अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, गांधी जी से मतभेद हो गया था। गांधी जी से मतभेद होने के कारण जो है इसकी स्थापना की थी, किसकी, ये जो है आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, मतभेद के कारण इस संगठन की स्थापना की, इस संगठन की स्थापना की, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपका लास्ट आपका कौन बच जाता है, एक और यह बच जाता है आपका, जो कि है 1873 में ज्योतिबा फुले ने जो है किसकी स्थापना की थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और वो भी कब की थी, 1873 में। तो ये जो डेट दिया हुआ है और जो नाम दिया हुआ है, ये जहाँ जो जो मैं लिखाई हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद करते हुए चलना है, ठीक है। और इसने जो है 1873 में जो स्थापना की थी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा ये याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये जो है मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है ये कौन से खेल से है? फुटबॉल से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है या फिर गोल्फ से है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है ये फुटबॉल से है। फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर फुटबॉल की बात करें तो जो आपका जो डीसीएम ट्रॉफी है तो ये जो है ये ट्रॉफी का जो है आयोजन कब हुआ था पहले ये याद रखिएगा। तो इस ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था डीसीएम ट्रॉफी का आयोजन, ठीक है। तो इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 1959 में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 1959 में इसका आयोजन हुआ था इस ट्रॉफी का। इसके बाद याद रखिएगा कि फुटबॉल से रिलेटेड अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें कि इसमें जो है फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। तो फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कि ये जो है फीफा विश्व कप जो है ये दुनिया का सबसे जो है फुटबॉल वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये कौन सा होता है? ये होता है फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप जो है ये किस पे होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फुटबॉल की बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कि ये जो फीफा विश्व कप है इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? फीफा विश्व कप की तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, ठीक है। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस फीफा विश्व कप का जो आयोजन होता है ना ये हर 4 साल में इसका आयोजन होता है, ठीक है। इसका आयोजन कब होता है गाइस? याद रखिएगा इसका आयोजन होता है हर 4 साल में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम इसके मैदान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके मैदान की लंबाई और जो है चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं फुटबॉल मैदान की बात करूँ, फुटबॉल मैदान, ठीक है। तो फुटबॉल मैदान के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसके जो है इसकी लंबाई के बारे में। इसकी लंबाई कितनी होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई, ठीक है। तो सबसे पहले लंबाई याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई जो होती है मैदान की लंबाई वो 90 से 120 मीटर जो है इसकी जो है लंबाई होती है, ठीक है ना। 90 से 120 मीटर ये मैदान की लंबाई होती है। इसके अलावा अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई होती है ये आपका जो है 45 से 90 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है ना। 45 से 90 मीटर जो है ये क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है। तो ये हो गया फुटबॉल मैदान के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपके जो है फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? ये जो है खेल की अवधि, फुटबॉल खेल की अवधि, ठीक है। तो फुटबॉल खेल की जो अवधि होती है ना वो होता है आपका जो है 90 मिनट का खेल होता है, ठीक है ना। ये खेल जो है कितना मिनट का होता है? खेल जो होता है ये 90 मिनट का होता है जो कि ये 45 मिनट का ये खेल होता है, ठीक है ना। और इसमें 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो ये क्या है? 45 मिनट का ये खेल होता है। 45 मिनट और 45 मिनट का होता है। दो इसमें खेला जाता है, ठीक है। 45 मिनट के हाफ में होता है, ठीक है ना। जिसमें से इसमें से 15 मिनट जो होता है ना 15 मिनट जो होता है ना ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि और जो है आपका ये फुटबॉल से संबंधित जो है कप कौन कौन सा है तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के ऊपर में लिख देती हूँ, ठीक है। कि फुटबॉल से संबंधित कप और कौन कौन सा होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोवर्स कप, रोवर्स कप जो है ये किससे संबंधित है? ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डुरंड कप, ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित है। और डुरंड कप जो है याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डुरंड कप के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये भारत का सबसे पुराना, भारत का, नीचे का इरेज कर देती हूँ, भारत का सबसे
पुराना टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे मैं कब से संबंधित है, जगह नहीं था इसलिए मैं इसे बॉक्स में लिख दी हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है ये जयपुर अतरौली घराने से, पटियाला घराने से, किराना घराने से या फिर ग्वालियर घराने से। तो इस इनका जो संबंध था वो किससे था गाइस, तो याद रखिएगा पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध था वो किराना घराने से था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये किराना घराना के जो है संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे जो है संस्थापक आपको याद रखना है, संस्थापक, ठीक है। तो किराना घराना के जो है वो संस्थापक कौन है, तो वो है आपके उस्ताद अब्दुल करीम खां, ठीक है ना, उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, ठीक है। और पंडित भीमसेन जोशी जो है ये उस्ताद अब्दुल करीम खां से बहुत ज्यादा प्रेरित भी थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे याद रखिएगा इनकी जो है कौन सी शैली थी, तो ये जो है इनकी शैली याद रखिएगा ये थे ये ठुमरी शैली थे, ठीक है ना। ये जो है आपको याद रखिएगा कि ये जो है ख्याल गायन थे प्लस ये जो है ठुमरी शैली करते थे, यानी कि ये गायक थे, ठीक है। ठुमरी शैली थी इनकी। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा कि ये जो है किराना घराना से है, ये पॉइंट आपको याद ही रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला और इनके पुरस्कार से बहुत ज्यादा प्रश्न भी रहते हैं और कौन से घराने से ये भी रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो इन्हें जो है पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि इन्हें पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया, 1972 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 1975 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया वो पद्म भूषण से, और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और पुरस्कार याद रख लीजिएगा, जो कि आपको कौन सा पुरस्कार याद रखना है, एक और पुरस्कार आपको याद रखना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिला था, तो 1976 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे किराना घराने के संस्थापक के बारे में हम जान लिए। अब हम ग्वालियर घराना के संस्थापक के बारे में जानेंगे। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है guys? तो याद रखिएगा ग्वालियर घराना के जो संस्थापक है उनका नाम है उस्ताद नाथन पीर बख्श, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या है, उस्ताद नाथन, उस्ताद नाथन पीर बख्श, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो है पटियाला घराना के संस्थापक, ठीक है। तो पटियाला घराना के संस्थापक कौन है, तो पटियाला घराना के संस्थापक है उस्ताद अली बख्श खां, ठीक है। ये जो है पटियाला घराना के संस्थापक कौन है, उस्ताद उस्ताद अली बख्श खां, ठीक है। और एक लास्ट आपके बच गया है जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक, ठीक है। तो जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, तो जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं उस्ताद अलादिया खां, जो है ये जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है, ठीक है, उस्ताद अलादिया खां।
तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें से अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो जो ग्वालियर घराना है ना, ग्वालियर घराना जो है ये सबसे पुराना घराना है, ठीक है। ग्वालियर घराना की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है आपका सबसे पुराना घराना है, सबसे पुराना घराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 14 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया, जो कि है आपके ये अनुच्छेद 50 जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 50 जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये किस में आता है, ये आता है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कौन से भाग में, तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। संविधान से प्रेरित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 50 में जो है ये क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। तो यही में है आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये किसमें, यानी कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग अलग है, यानी कि इसके पृथक्करण यानी कि ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या हो गया, स्वतंत्रता की भी बात कही गई है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 50 में ही कहा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 32, तो ये अनुच्छेद 32 जो है ये आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है ये आपके किस में आता है, मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में आता है। और इसमें कहा क्या गया है, अनुच्छेद 32 में जो कहा गया, इसमें जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज मैं लिखाना भूल गई, ये भाग 3 में आता है, तो ये कौन से अनुच्छेद से आता है, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद जो है ये आपके 12 से लेकर के 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका अनुच्छेद 21 भी ये किस में आ जाएगा, मौलिक अधिकार में आ जाएगा। इसमें किस चीज की बात कही गई है, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है किससे रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, जीवन और व्यक्तिगत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें आपका कौन सा है, तो अनुच्छेद 14 में जो है इसमें समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में जो है इसमें क्या है, इसमें है समानता, समानता, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। यहाँ पे बहुत लोगों को गंगा लग रहा होगा, गंगा नहीं है, क्योंकि गंगा जो है ये कुछ मतलब कि भारत में बहती है। इसके बाद जो है ये आपके बांग्लादेश में भी बहती है गंगा नदी, ठीक है ना, जिसमें हम उसमें पद्मा नदी के नाम से भी जानते हैं बांग्लादेश में। तो गंगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र भी आपका जो है ये आपके 3 देशों में बहती है, जो कि तिब्बत हो गया, इसके बाद आपका भारत हो गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक है।
यमुना जो है ये आपका कहाँ बहती है? तो यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना हो गई। तो ये भी नहीं होगा, ये भारत में पूरी तरीके से नहीं बहती है। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बचा आपका गोदावरी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि पूरी तरीके से ये भारत में ही बहती है। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है तिरमकेश्वर से होता है। ठीक है ना, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिरम तिरमकेश्वर से। ठीक है ना, और ये जो है ये कहाँ होता है? तो ये आपको याद रखना है, तिरमकेश्वर के पारी से होता है, जो कि ये जो है कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसमें इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ कि इस नदी की लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इस नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है। ठीक है ना, 1465 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये आपके जो है कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, गोदावरी नदी का जो बहाव है ये कौन-कौन से राज्यों से होकर ये बहती है? तो ये हो गया आपका जो है, ये सबसे पहले तो महाराष्ट्र से इसका उद्गम ही होता है, तो महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद आपका तेलंगाना हो गया। इसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश से ये बहती हुई कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गया गोदावरी नदी के बारे में। अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे जो है गंगा नदी। गंगा नदी की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा गंगा नदी की जो है ये लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में नहीं बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी। और ये आपके भारत और बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है ना, ये आपके कहाँ बहती है? भारत और भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपका कौन सा नदी हो गया यहाँ पे? तो ये आपका यमुना नदी। ठीक है ना, तो यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा यमुना नदी की लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इसकी लंबाई के बारे में बात करें। ठीक है, तो यमुना नदी की लंबाई कितना है? 1376 किलोमीटर जो है यमुना नदी की लंबाई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा जो है ये कौन से ऊर्जा में परिवर्तित होती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फोटो सेल में जो है ये क्या होता है? एक प्रकाश जो है ये संवेदनशील पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की गति करना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फोटो सेल में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकाश जो है वो संवेदनशील पदार्थ होता है। यानी कि अगर मैं इसके बारे में याद रखूँ कि जब प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे आप नोट करिएगा, जब
जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना, वो गति करना जो है वो शुरू कर देती है। जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की गति शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देती है और इसी गति के कारण जो है क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसी गति के कारण जो है ये क्या होता है, याद रख लीजिएगा, इसी गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया जो होती है ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, यानी कि जो है जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की गति करना शुरू कर देता है और इसी गति के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो इसी ये जो आपका जो याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो उपयोग होता है ना, वो कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो इसका अगर मैं उपयोग की बात करूँ तो इसका उपयोग आपका होता है, याद रखिएगा, होता है आपके सोलर सेल में इसका उपयोग होता है। सोलर सेल हो गया, ठीक है, सोलर सेल हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कैमरा हो गया, ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा ट्रैफिक सिग्नल हो गया, सिग्नल। ठीक है ना, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने, नरेंद्र मोदी ने, या फिर राम मनोहर लोहिया ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 1974 में जो है क्या हुआ था, बिहार आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, इसमें जो है युवा जो थे या फिर जो जनता थे, उन जनताओं को जो क्या करते थे, जो भ्रष्टाचार थी, बेरोजगारी थी और जो सामाजिक मतलब समानता नहीं थी, तो उसके खिलाफ जो है ये हुआ था 1974 में बिहार आंदोलन। ठीक है, और इसी में इन्होंने ये नारा दिया था 1974 में बिहार आंदोलन। बिहार आंदोलन में यह नारा दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यही मतलब यही यही आंदोलन से जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो है इन्होंने 1970 में जो है क्या किया था, इंदिरा गांधी के शासन के टाइम में जो है इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। ठीक है ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ। इसके अलावा जो है इनका बिहार आंदोलन जो है, ये सिर्फ याद रखिएगा, इसमें इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इन्हें जो है ये जो है जनता जो थे, उन्होंने जो है इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, इन्हें लोक नायक की उपाधि दी थी, जो कि कहा जाता था जनता का नेता, इसका मतलब हुआ। तो जो है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता था, जयप्रकाश नारायण को ही लोक नायक के नाम से जाना जाता था। लोक नायक के नाम से जाना जाता था।
ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इन्हें जो है पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो इन्हें पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार? इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो भी आपके कब किया गया था? 1999 में, जो कि मरणोपरांत था। ठीक है, तो इन्हें जो है याद रखिएगा भारत रत्न से सम्मानित किया हुआ है, सम्मानित किया गया। ठीक है, और कब किया गया था भारत रत्न से? तो 1799 में, सॉरी 1999 में, 1999 में मरणोपरांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संभावित करती है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो राष्ट्रीय स्तर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संभावित करती है? तो धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, संसदीय स्वरूप या फिर मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघवाद। ठीक है ना, संघवाद यानी कि जो है अगर मैं बात करूँ इसमें क्या था, इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकार को जो है ये अलग अलग अधिकार देती है। ठीक है ना, संघवाद जो है ये क्या, आपको याद रखना है इसके बारे में कि इसमें क्या करती है, ये केंद्र और राज्य सरकार को अलग अलग अधिकार देती है, अलग अलग अधिकार देती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपके अनुच्छेद 1, ठीक है ना, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में जो है राज्यों का संघ कहा गया, राज्यों का संघ, संघ कहा गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक जो है इसमें क्या है, केंद्र और राज्य के अधिकारों की जो है ये व्याख्या की गई है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद 245 से 263 में, 263 तक केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार का उल्लेख किया गया है, अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर मौलिक अधिकार की बात करूँ तो मौलिक अधिकार क्या करता है, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है ना, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये भाग 3 में आता है और 12 से 35 तक। तो याद रखिएगा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता कौन करता है? रक्षा करता है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि यहाँ पे जो है इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि आपके जो है राज्य की जो धर्मनिरपेक्षता को जो है ना ये क्या करता है, दर्शाता है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ये दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ये जो है इसका याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको ये याद रखना है कि भारत का जो संघवाद है ना, ये आपको याद रखना है कि भारत का जो संघवाद है ये अद्वितीय है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का संघवाद, यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, अलग कलर ले लेती हूँ, संघवाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि भारत का संघवाद जो है ये अद्वितीय है, संघवाद अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय क्यों है? क्योंकि इसमें जो है संघीय और एकात्मक दोनों तत्व है, इसमें संघीय और एकात्मक दोनों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा जो है ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा जो प्राप्त किया जाता है ये क्रिस्टलीकरण के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो है Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ Na2CO3 आपका क्या हो गया, Na2CO3 आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये आपका हो गया सोडियम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को ये आपके जो है CO2 और जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाया जाता है, NaHCO3 बनाया जाता है। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट को CO2 और जल के साथ अभिक्रिया करके और जल के साथ अभिक्रिया करके NaHCO3 बनाया जाता है। ठीक है, NaHCO3 बनाया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है ना, तो कृष्णा की कौन सी नदी है जो सहायक नदी नहीं है, मौसी नदी, तुंगभद्रा नदी, मंजीरा नदी या फिर घाट प्रभा नदी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजीरा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। मंजीरा नदी की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा, मंजीरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कृष्णा की सहायक नदियां, कृष्णा नदी की सहायक नदियां। ठीक है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जो पंचगंगा दूध गंगा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा पंचगंगा। ठीक है ना, पंचगंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा याद रखिएगा दूध गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये भी आपके जो है कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा पूछा जाता है घाट प्रभा नदी जो है किसकी सहायक नदी, ये भी कृष्णा की मालप्रभा। घाट प्रभा और मालप्रभा पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कोयना नदी, कोयना नदी हो गया ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, कोयना नदी हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है ये जो है आपका मूसी नदी हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है भीमा नदी हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी। ये सब जो है किसकी सहायक नदी हो गई, कृष्णा की सहायक नदी। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपका दो नदी है ना, कौन सी दो नदी है, दो नदी आपकी जो भीमा और मूसी नदी है ना, ये आपके कृष्णा नदी के बाएं ओर से मिलती है, बाकी जितनी भी नदी हैं वो दाएं ओर से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है मूसी नदी, मूसी और भीमा नदी, मूसी और भीमा नदी जो है ये कौन साइड से मिलती है, ये बाएं किनारे से मिलती है, बाएं किनारे से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे गाइस कृष्णा नदी के बारे में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कृष्णा नदी का, जैसे कि इसका उद्गम, इसकी लंबाई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कृष्णा नदी की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो याद रखिएगा कि इसकी लंबाई। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका उद्गम जो होता है ये कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर से। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, उद्गम। ठीक है, तो उद्गम होता है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर।
महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये कौन कौन से राज्य में बहती है गाइस, तो ये देखिएगा, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में बहती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो ये बहती है आपके महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है, महाराष्ट्र में बहती है। ये महाराष्ट्र से बहती हुई ये कहाँ जाती है? कर्नाटक में जाती है, ठीक है। कर्नाटक से बहती हुई ये कहाँ जाती है? कर्नाटक से बहती हुई जो है ये तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और तेलंगाना से बहती हुई आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मंगोलों समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई थी? तो मंगोलों समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने, या फिर इल्तुतमिश ने? तो रक्त एवं लौह नीति जो अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बलबन। तो सबसे पहले हम इसका शासनकाल की बात करेंगे कि बलबन का जो है ये शासनकाल कब से कब तक था गाइस। तो याद रखिएगा, बलबन का जो शासनकाल था वो 1265 से लेकर 1287 तक था, ठीक है। 1265 से लेकर के 1287 तक भी ये बलबन का शासनकाल था। इसके बाद जो है ये बलबन जो है ये आपके किस वंश का शासक था? तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का, ठीक है ना। ये इलबरी गुलाम था, ठीक है। गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा कि इसने जो है इसको जो है पूछा जाता है कि उलुग खां की उपाधि जो है किसने दी थी? आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि जो है, उलुग खां की उपाधि, उलुग खां की उपाधि, उलुग खां की उपाधि जो है ये किसने दी थी? तो इसको उलुग खां की उपाधि दी थी नसीरुद्दीन महमूद ने, ठीक है ना। नसीरुद्दीन महमूद ने, नसीरुद्दीन महमूद ने जो है इसको उलुग खां की उपाधि दी थी, ठीक है ना। और याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है ये इसे जो है बलबन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यह देखिएगा, ये जो है नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है ये बना था, बलबन बना था। इसने जो है शासन किया था 1265 से 1287 तक, जिसमें इसने लॉ और रक्त नीति अपनाई थी। इसके अलावा जो है इल्तुतमिश ने एक चालीसा दल की स्थापना की थी, जिसमें इसने क्या किया था? इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, बलबन के बारे में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो है एक पूछा जाता है कि इसका जो है वास्तविक नाम, यानी कि इसका जो नाम था रियल, ये क्या था? वास्तविक नाम। तो बलबन का जो वास्तविक नाम था ना वो था बहाउद्दीन बलबन, ठीक है ना। इसका नाम क्या था? इसका नाम था बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बलबन, ठीक है। ये इसका वास्तविक नाम था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसके अलावा रजिया सुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है रजिया सुल्तान के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है पहली महिला शासक कौन थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि पहली महिला शासक थी। पहली महिला शासक थी जो कि रजिया सुल्तान थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इसके बाद जो है इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूँ तो इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? चालीसा दल की स्थापना जो है ये किसने की थी? चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने ही की थी। तो पूछा जाता है कि चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और चालीसा दल को समाप्त किसने किया था? बलबन ने, ठीक है। तो चालीसा दल की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद जो है इसने पहले अरबी के सिक्के भी चलाए, ठीक है। इसने क्या किया था? सबसे पहले जो है अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहले अरबी के सिक्के चलाए, अरबी के सिक्के चलाए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो निम्न में से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो एल आपका क्या हो गया, एल आपका हो गया एल्युमिनियम, ठीक है ना। एल आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये रासायनिक प्रतीक दिया हुआ है, ठीक है ना, एल्युमिनियम। एमजी आपका क्या हो गया, एमजी आपका हो गया मैग्नीशियम। सीएल आपका क्या हो गया, क्लोरीन। और एस आपका क्या हो गया, सल्फर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो है मैग्नीशियम जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है खोता है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता क्या है, तब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको शायद समझ आए। जो विद्युत ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो किसी तत्व की जो क्षमता होती है ना, जिससे वो किसी यौगिक के में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विद्युत ऋणात्मक किसे कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, विद्युत ऋणात्मक कहते हैं जो किसी तत्व की क्षमता जिससे वह किसी यौगिक के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। किसी तत्व की वह क्षमता, किसी तत्व की वह क्षमता जो, ठीक है ना, जो किसी जिससे वह किसी यौगिक के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यौगिक के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो सबसे ज्यादा ये कौन करता है गाइस, सबसे ज्यादा जो है ये विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, ठीक है ना। सबसे अधिक जो है ये किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको क्रम वाइज में बताऊं, तो क्रम वाइज में आपको याद रखना है, जैसे कि जो है सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है और क्लोरीन आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आता है। फ्लोरीन के बाद जो है ये कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद जो है आपका नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है और नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्लोरीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो याद रखिएगा कि क्लोरीन जो होता है ये क्या होता है, ये जो है ये जो है जल में घुलनशील होती है और ये कौन सा अम्ल बनाती है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि क्लोरीन जो है ये क्या होती है, क्लोरीन जल में घुलनशील होती है, घुलनशील होती है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये धातुओं के साथ मिलकर क्या करती है, धातु क्लोराइड बनाती है, धातुओं के साथ मिलकर, धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाती है, धातु क्लोराइड, धातु क्लोराइड बनाती है, ठीक है। तो ये आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपके जो है क्लोरीन जो है इसका जो है ये आपके कौन से ब्लॉक में आता है। तो याद रखिएगा क्लोरीन जो है ये आवर्त सारणी में जो है कौन सा ब्लॉक में
तो ये क्लोरीन जो है याद रखिएगा ये आता है आपके पी ब्लॉक में। ठीक है, कौन से ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका रासायनिक जो है ये प्रतीक जो होता है वो Cl होता है, और ये जो इसका परमाणु संख्या जो होता है ये कितना होता है? इसका परमाणु संख्या 17 होता है। 17 जो है ये इसका परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या। ठीक है, और ये जो है आपके जो है ये कौन से समूह का सदस्य है? तो ये जो है क्लोरीन जो है ये आपके हैलोजन समूह का सदस्य है, हैलोजन समूह का। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि रक्त में, ठीक है ना, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व आपका कैल्शियम है, जिंक है, लोहा है, या फिर कॉपर है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा जो होता है ना, ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व होता है। तो याद रखिएगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन में जो है, हीमोग्लोबिन जो होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में लोहा होता है। जो कि ये क्या करता है, जो फेफड़ों से क्या करता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है ना, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर, ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसी रक्त की, इसमें जो है लौ की जो कमी हो जाती है, लोहा की जो कमी होती है, तो याद रखिएगा लौ की कमी से क्या होता है? लौ की कमी से एनीमिया होता है। लौ की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया, एनीमिया। इसके बाद थोड़ा सा रक्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो रक्त के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि रक्त का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा रक्त का निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि रक्त की जो है मृत्यु, मृत्यु की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मृत्यु जो होती है वो पलीहा में होती है। ठीक है, इसलिए पलीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु पलीहा में होती है। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम के बारे में आपको क्या याद रखना है? कैल्शियम जो है ना, ये जो है कैल्शियम जो है ये हड्डी और दांतों को क्या करता है? ये हड्डी और दांतों को मजबूती देता है। ठीक है, तो ये जो है हड्डियों और दांतों को मजबूती कौन देता है? हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है, और दांतों को मजबूती देता है। कौन देता है? कैल्शियम देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिंक, जिंक जो है ये क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा जिंक है ना, ये जो है इम्यून सिस्टम और जो है एंजाइम के लिए जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है जिंक। जिंक जो है ये आपको याद रखना है, ये इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंजाइम के लिए जो है ये जरूरी होता है। ठीक है ना, जिंक एंजाइम के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉपर, तो कॉपर जो होता है ना ये क्या होता है? ये जो है आपका जो है कॉपर के बर्तन में जो है आप खाते पीते हैं, तो इससे जो है ये नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को जो है ये मारता है। ठीक है ना, तो कॉपर ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो द यंग इंडिया जो है एक राष्ट्रीय पत्र है, इसको प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने द यंग इंडिया प्रारंभ किया था। द यंग इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि द यंग इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा द यंग इंडिया की शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत,
ठीक है। तो द यंग इंडिया की शुरुआत हुई थी 1919 से, जो है ये शुरुआत हुई थी 1919 से, ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा ये जो है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है ना। द यंग इंडिया जो है आपको याद रखना है, ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं गांधी जी के पत्रिका के बारे में बात करूँ तो कौन था, तो हरिजन, हरिजन, ये गांधी जी की पत्रिका है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक हो गया आपका नवजीवन, ये भी गांधी जी की पत्रिका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, ये भी जो है ये गांधी जी की पत्रिका है, ठीक है। तो यहाँ पे हरिजन की अगर मैं बात करूँ तो हरिजन के बारे में आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत जो है 1933 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी हरिजन की, ठीक है। और ये जो प्रकाशित हुआ था ये हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में, गुजराती भाषा में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये आपको क्या याद रखना है, ये प्रकाशित हुआ था आपके जो है हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है नवजीवन की अगर मैं बात करूँ तो नवजीवन जो है ये गुजराती भाषा में प्रयोग हुआ था, ठीक है। ये प्रकाशित हुआ, सॉरी, ये जो है कौन सी भाषा में, ये गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में। और जो इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन के बारे में याद रखिएगा, ये कहाँ प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था आपके दक्षिण, दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद स्पष्ट रूप से सत्ता के पृथक्करण को मान्यता दी थी। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वही है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तक सत्ता का पृथक्करण, क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाकर ही रहता है। तो यहाँ पे जो है ये भी वही बात कह रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है ये मैं आपको पूरे अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम बात कर लेंगे, अनुच्छेद 50 हो गया आपका, तो थोड़ा-सा हम बात कर लेंगे अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 में क्या है, तो इसमें जो है वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। वित्त आयोग से संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित है आपका ये अनुच्छेद 280। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 368, ये आपके संविधान संशोधन से है, संविधान संशोधन, ठीक है। और यहाँ पे जो है अनुच्छेद 352 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसने अनुवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुवंश सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन है जैन धर्म ने, या महायान बौद्ध धर्म ने, या फिर जो है आपका हीनयान बौद्ध धर्म ने, या फिर लोकायत शाखा। तो ये जैन धर्म ने दिया था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अनुवंश सिद्धांत जो होता है ये क्या था, इसमें जो है सभी भिक्षुओं को जो है 5 नियमों का पालन करने के लिए जो है ये अनिवार्य था, ठीक है ना। मगर जो है जो गृहस्थी का जीवन जीते हैं ना, उनके लिए जो है थोड़ी सी कमी की गई थी, और इसी कमी को जो है इसे हम क्या कहते हैं, अनुवर्त का सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैन धर्म ने जो है 5 नियम जो बताए थे, 5 नियम जो बताए थे वो कौन से 5 नियम है, 5 नियम, ठीक है। तो जैन धर्म के ने जो 5 नियम बताए थे, ठीक है ना, वो कौन कौन से थे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पंचायन धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये 5 नियम जो बताए थे, तो पहला कौन सा था, पहला था अहिंसा,
इसके बाद दूसरा कौन सा था? सत्य। तीसरा कौन सा था? अस्त्य। ठीक है। इसके बाद जो है चौथा कौन था? चौथा था अपरिग्रह। अपरिग्रह। और पांचवा कौन सा था? पांचवा था ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो यहाँ पे जो है अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। अहिंसा मतलब क्या हो गया? हिंसा ना करना। हिंसा ना करना। ठीक है। इसके बाद जो है सत्य जो हो गया, ये क्या हो गया? सत्य जो हो गया, सदा सत्य बोलना। ठीक है ना। इन्होंने 5 नियम दिए थे, वो मैं बता रही हूँ। सदा सत्य बोलना। इसके बाद जो है ये आपका अस्त्य जो है, चोरी ना करना। चोरी ना करना। इसके बाद अपरिग्रह की बात करूं, संपत्ति ना रखना। संपत्ति ना रखना। और जो है ब्रह्मचर्य यानी कि जो है इंद्रियों को जो है वश में करना। इंद्रियों को वश में करना यानी कंट्रोल करना, वश में करना। ठीक है। तो ये 5 नियम दिए थे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो महायान बौद्ध संप्रदाय है ना, ये जो है याद रखिएगा, ये जो है आपके ये बुद्ध की जो अवधारणा पर केंद्रित था। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये जो है बुद्ध की अवधारणा पे केंद्रित था। बुद्ध की अवधारणा पर केंद्रित था। ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है महायान हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो आपका हीनयान था ना, हीनयान जो है ये मोक्ष पर केंद्रित था। ठीक है। हीनयान जो है ये किस पे केंद्रित था? मोक्ष पर। मोक्ष पर केंद्रित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्वदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन कौन सा है? तो स्वदेशी मामलों में जो है सटीक वर्णन कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनीतिक कार्य संचालन करता है। ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि राष्ट्रपति विदेशी मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। या फिर ऑप्शन सी आपसे बोला है कि राष्ट्रपति केवल विदेशी नियुक्तियों को स्वीकार करता है लेकिन उनकी नियुक्तियां जो है नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है ना। ऑप्शन डी आपसे बोला है कि राष्ट्रपति विदेशी मामलों से स्वयं ही राजनीतिक कार्य करता है पर बचाव की नीति पर उत्तरदायित्व नहीं है। तो ये सभी गलत आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है, ये सही है। और अपने नाम से राजनीतिक कार्य संचालित करता है, तो ये भी सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विनिमय का माध्यम, विनिमय माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना। ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य। इसमें क्या होता है? इसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो है लेन देन आसान होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? याद रखिएगा, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन आसान होता है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन आसान होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे मूल्य का स्थानांतरण, इसमें क्या होता है? पैसा जो है एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह देखा होगा या फिर जो कोई नगद लेन देन होता है, तो मूल्य का हस्तांतरण मतलब क्या होता है? इसमें जो है ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि ये जो है जिसे हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहते हैं, यानी कि पैसा एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है ना। पैसा
एक व्यक्ति से दूसरों को ट्रांसफर होता है। ठीक है। इसके बाद जो है मूल्य का संचयन। मूल्य का संचयन क्या होता है? मूल्य का जो संचयन यानी कि जो है स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि पैसा अपनी कीमत को जो है क्या करता है, समय के साथ जो है बनाए रखता है। ठीक है ना, जिससे हम भविष्य में जो है अपना जो है भविष्य के लिए बचत वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो होता है क्या होता है, यानी कि पैसा जो है अपनी कीमत को समय के साथ बनाए रखता है। पैसा अपनी कीमत को समय के साथ बनाए रखता है। बनाए रखता है। ठीक है। तो इसका मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का लेन देन आसान होता है। ये विनिमय का माध्यम यानी कि ये आपका हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, जल है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट अब कैसे, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो पहले तो ये याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं ये क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यही हो गया अपशिष्ट पदार्थ आपका, कौन हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पहले आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है। इसमें जो है जो हरे पौधे होते हैं ना, हरे पौधे, हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे जो है ये क्या करते हैं, हरे पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, इसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इसके बाद आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा मैं CO2 लिख देती हूँ। ठीक है, और जो है आपका जल। ठीक है ना, और कौन सा हो गया, और जल हो गया, और जल यानी कि H2O। ये जो है मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर, मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।